Analytical jurisprudence, again यहाँ पे you have to focus on the word jurisprudence. That means understanding of the law as you know it, but you would be trying to understand the law, you would be trying to do jurisprudence by analyzing something. यानी आप, ये वो jurisprudence की काइंड है जिसमें आप एनालिसिस के ज़रिए लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. व्हाट द लॉ इज़ की आप डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज़ लॉ, फिर आप उस पर डेलीब्रेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको डिफरेंट डायमेंशन से देखते हैं. और इस एक्टिविटी को के जो लोग हैं उन्होंने फोकस किया कि जूरिस्प्रूडेंस को अपने आप को यहाँ तक लिमिटेड रखना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक लिमिट रह के ही हम एक बेहतरीन जूरिस्प्रूडेंस कर सकते हैं या लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से जब कर सकते हैं when we are only discussing what the law is. तो यहाँ पे जो आपके प्रोमिनेंट कुछ फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इनफैक्ट एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो पॉइनियर्स रहे थे उनमें से बेंथम एंड ऑस्टन ही थे. ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस में एटलीस्ट. तो जस्ट इफ वी जस्ट रिकॉल कि ऑस्टन ने कैसे जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया था, जॉन ऑस्टन ने, डू यू रिमेंबर हाउ डिड ही डिफाइन द टर्म जूरिस्प्रूडेंस? Sir, command of sovereign backed by senses. Command of sovereign backed by Sorry? senses. Sir, a philosophy of positive law. Sir, command of the Yeah, वो जो पॉजिटिव लॉ था command of दैट, the ठीक है. So what did he say? That when you do philosophy about the law coming from the powerful or laid down by the powerful, once the law has been laid down by the powerful, that is a law according to John Austin. अब इस laid down law की discussion और उसकी philosophy को discuss करना is jurisprudence according to John Solomon. They were again, in fact, John Austin and Jeremy Bentham, they were not ordinary jurists. Uh, these were the pioneers who tried to uh, take the law as a science, as a separate science, that it should be distinguishable from the other sciences. तो इनका इस एंगल में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली ऑस्टन का. ऑस्टन कहता था कि लेट्स हैव अ फोकस व्हेनेवर यू आर इन द जूरिस्प्रूडेंस, तो लेट्स हैव आवर कंसर्न with the exposition or analysis of the principles, notions common to system of law. एक किसी भी लीगल सिस्टम में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि व्हाट इज सेज उसकी दो वो भी हैं, जितने भी लीगल सिस्टम है फॉर एग्जांपल, उनमें जो कुछ प्रिंसिपल्स कॉमन हैं उनकी डिस्कशन करना, उनको एनालाइज करना, दैट इज द कंसर्न ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस. ये I'm missing a point. मैं कुछ कहना चाह रहा था. Principles, notions common to, yes. For example, uh, the definition of right, for example, or the protection of right. अब इसको protection of right could be a principle, or right of expression could be a principle. या no one should be convicted unheard. हर एक को right to hearing का right देना. These are the certain notions which seems to be common in all the legal system. तो इन principles की जो discussion है और उनकी जो analysis है as they are, उनके analysis को वो कहता है that should be the primary concern of the jurisprudence. ये ज़्यादा उसकी गुड और बैडनेस की तरफ नहीं जाता है कि whether particular notion is good or bad,
उसकी तरफ ये जाने की कोशिश नहीं करते हैं, ये उस नोशंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि राइट इज एन इंटरेस्ट विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अब वो लॉ ठीक है या नहीं है, ये इस चीज़ की डिबेट में नहीं जाते हैं। मे बी द लॉ विच इज़ प्रोटेक्टिंग द माई इंटरेस्ट, that law might be violating a fundamental law of the land. For example, sometimes हम देखते हैं एक रेवोल्यूशनरी एक गवर्नमेंट आ जाती है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंट्री को टेक इन टू अकाउंट कर लेती है, और फिर वो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होती है वो कुछ राइट्स दे देती है सिटीजन्स को। अब जो उस गवर्नमेंट ने राइट्स दे दिए हैं उस सिटीजन्स को, तो जो मेरे इंटरेस्ट एज ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, if they are being protected by any law, and that law is coming from the powerful, let's suppose, so that is sufficient कि ये law है और ये right है। अब whether वो किस तरीके से they came into power, revolution सही था या नहीं था, वो कहते हैं कि ये jurisprudence का कंसर्न नहीं है। एक लीगल फिलोसोफर को डेफिनेटली ये डिस्कशन करनी चाहिए। यू कॉन्ट से दैट एक फिलोसोफर जो है लीगल फिलोसोफर है ही इज टोटली इम्यून फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द अदर सोशल फैक्टर्स। ऐसा कोई फिलोसोफर एटलीस्ट लीगल फिलोसोफर हो नहीं सकता। लेकिन व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, वो कहते हैं ये जो डिस्कशन है कि लॉ कैसे आया और कैसे नहीं आया, वो कहते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ अनदर सब्जेक्ट। जूरिस्प्रूडेंस की डिस्कशन नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस में आपके पास जो लॉ है, व्हाट यू कैन सी द लॉ इन योर कंट्री, उसके प्रिंसिपल्स को आप डिस्कशन करें, उसके नोशंस को डिस्कशन करें, उसकी गुडनेस और बैडनेस की तरफ आप ना जाए। सो दैट इज ऑल दोज पीपल जो इसके आइडिया से मुत्तफिक हुए, who agreed the idea given by Austin and some of the other related philosophers, उनको हम कहते हैं कि these are the people from analytical jurisprudence or analytical school of law. According to them, legal rules as the true content of legal system. So analyzing the rules and the related concepts, यानी rights, obligations, sanctions, punishments, etc. in terms को, in notions को analyze करना, define करना, discussion करना, that should be the basically concern of the jurisprudence. या इनका focus इस तक रहा है, तो that is why we call them analytical jurisprudence. And normally when they are into the analytical jurisprudence, one minute please. जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। अच्छा, so these people normally when they are analyzing the law, तो they exclude the term like morality, ethics, history। वो कहते हैं इनका कंसर्न नहीं होना चाहिए when you are trying to understand the law। What should they do? What do they suggest? How to understand the concept like legal rights and duties? वो कहते हैं कि उसके लिए आप ये देखें कि लॉ है क्या, लॉ एक राइट को किस तरह डिफाइन कर रहा है। अब वो लॉ सही है या गलत है उसको आप छोड़ दें। अगर इफ़ माई right has been recognized, for example, slavery is accepted in a particular society and law does not forbid that, तो कहते हैं if the law is permitting that, तो आप इसको
On the basis of that law, if I am keeping slaves, then keeping slaves is my right and I'm doing that. आप इसको इस तरह से आप डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें कि राइट ये है कि व्हाट इज बीइंग गिवन बाय मी बाय द लॉ, और लॉ को वो डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज बीइंग लेड डाउन बाय द पावरफुल इन द सोसाइटी. सो इनका फोकस जो रहेगा वो सिंपली दे वुड बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉ by analyzing the law as it is without getting into the law as it ought to be, कि ये सही लॉ है नहीं है, अच्छा लॉ है नहीं है, सही तरीके से लॉ बना है नहीं है. वो कहते हैं कि इस डिटेल में डिबेट में हमें एटलीस्ट व्हेन यू आर इन द एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि व्हाट द लॉ इज़. अगर वो एक पर्टिकुलर फॉर्मल तरीके से लॉ बन गया तो दैट शुड बी लॉ. उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं उसको आप डिस्कस कर लें, किस प्रिंसिपल्स की वजह से वो लॉ केम इनटू फोर्स वो आप डिस्कस कर लें. लेकिन अगर आपने उसकी राइट एंड रॉन्ग को डिस्कशन करनी है तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू गेट इनटू अनदर सब्जेक्ट जो कि एटलीस्ट एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस नहीं होगा. तो इस जो स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग थे उसमें जेरेमी बेंथम भी है और इवन ऑस्टन भी है. ऑस्टन तो बड़ा प्रोमिनेंट फिगर है जो उसने इस एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस को काफ़ी प्रमोट किया. सो हिज बुक प्रॉमिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेंट बड़ी फेमस बुक है एटलीस्ट जूरिस्प्रूडेंस की हद तक. वो कहते इट मीन्स के एक जूरिस्प्रूडेंस की बाउंड्रीज क्या है. तो दैट वाज द होल डिस्कशन दैट टुक प्लेस in his work of John Austin. इसी तरह जेरेमी बेंथम भी जो था वो वाज अ टीचर ऑफ जॉन ऑस्टन, उसने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया है. और लेटली जो हमारे पास फिगर्स हैं वो लेटली आई मीन एच.एल. हॉट इज़ नॉट अ कंटेम्प्रेरी, ही इज़ नो मोर, लेकिन जो 1980s में उसकी थ्योरीज बड़ी एक्सेप्टेबल रही jurisprudence में और legal theory. So that was the analytical jurisprudence. As I told you, they are not concerned with the essence but the form. ये जो लोग हैं ये नहीं देखते हैं कि एसेंस में लॉ ठीक है या नहीं है, ये उसकी फॉर्मेलिटीज़ को देखते हैं. एंड आई गिव यू द एग्जांपल कि slavery if it is not forbidden in a society, that should be taken as a law. Whether it's a right or wrong इस डिबेट में ना जाए. अगर ये लॉ है तो आप इसको अप्लाई करें सिंपली. एनालिसिस एंड डिसेक्ट्स द लॉ ऑफ द लैंड एज इट एग्जिस्ट टुडे. जो क्वेश्चन नॉर्मली ये डिस्कस करते हैं इट इज़ व्हाट इज़ लॉ, व्हाट इज़ लीगल सिस्टम एंड रिलेशनशिप ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मोरालिटी. लेकिन ये जब लॉ और जस्टिस एंड मोरालिटी के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली they are trying to exclude the morality from the discussion of law. वो morality को इन करने के फेवर में नहीं है. ये कहते हैं कि law as it is को हमने डिस्कस करना है, तो उसमें वो moral है या immoral है ये डिबेट सूट नहीं करती है एक एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में. लॉ जैसा है आप उसको एज इट इज डिस्कस करें. सो दैट वुड बी द डिस्कशन ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस. अच्छा, ये वो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ या जूरिस्प्रूडेंस में पाए जाते थे. इसके अलावा जो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको हम ब्रीफली देख लेते हैं. दिस इज़ द सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस और सोशियोलॉजिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल अप्रोच भी आप उसको कह सकते हैं. बेसिकली ये जो स्कूल ऑफ थॉट था ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के सिंथेसिस से बना था. यानी they had some features of analytical jurisprudence and some features from the conceptual jurisprudence. How? In a way कि when they try to analyze the law, वो कहते हैं कि ठीक है हम लॉ को एनालाइज तो करेंगे बट हम इसको सोशल पर्सपेक्टिव के एंगल से डिस्कस करेंगे. यानी
लॉ की डिस्कशन आप एक्सक्लूसिव नहीं करेंगे, बल्कि उसमें सोशोलॉजिकल फैक्टर को ऐड करके ही आप लॉ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उसको डिबेट करने की कोशिश करेंगे। तो व्हेन दे एडेड द सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट इनटू द लॉ, आई थिंक ये भी पिछली 20th सेंचुरी में इनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, और अभी भी काफ़ी प्रोमिनेंट लोग हैं जूरिस्प्रूडेंस में या लीगल फिलोसफर जो इस स्कूल ऑफ लॉ से एथर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम, वो कहते हैं कि लॉ इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए हमें जब भी लॉ की बात करनी चाहिए, लॉ की डिबेट करनी चाहिए, तो हमें सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी रिलेटेड चीज़ों को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। लॉ एज इट इज़ पे जस्ट डिबेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो उससे रिलेटेड सोशल फैक्टर्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स सपोज, उनको भी टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। सो दे ट्रीट द लॉ एज सोशल फिनोमिना एंड दे इंक्वायर एज टू द फैक्टर्स दैट शेप द लॉ। कौन से फैक्टर थे कि एक सोसाइटी में कुछ रूल्स या कुछ कस्टम्स या कुछ प्रैक्टिसेस दे दे बिकेम लॉ, वो क्या फैक्टर्स थे, ये उनको इंक्वायर करने की कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स कंडक्ट, ये एक दूसरा थीम जो अपनी वो डिस्कशन में करते हैं कि whenever we need to understand the law or analyze the law, तो we have to take into account कि इस किसी भी लॉ का या किसी भी प्रिंसिपल ऑफ लॉ का उस सोसाइटी पे उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, सोसाइटी एज ए होल पे उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, और इंडिविजुअल कंडक्ट पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। What roles law should perform in a society? What are the functions of the law in a society? That is also the debate of that sociological jurisprudence or sociological school of law, to find some social criteria to test the validity of law. Now, when we say that this is a synthesis of other schools of law, तो यहाँ पे when they say कि आपके पास जब भी आप लॉ की वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं, तो ये कहते हैं कि आपके माइंड में कोई सोशल क्राइटेरिया होना चाहिए। आप उस क्राइटेरियन पे या क्राइटेरिया पे आप लॉ को जज करें whether it's valid or not. On the other hand, if we go back to the analytical jurisprudence, so those people were saying that we need to just analyze the law as it is, whether it fulfills certain criteria or not, is debate में नहीं जाना चाहिए. While on the other hand, if you go back to the conceptual jurisprudence और ethical jurisprudence, तो वो लोग तो कहते ही यही थे कि लॉ को हमेशा आपने किसी नॉर्म से या किसी एथिकल वैल्यू से रिलेट करके ही उसको डिस्कस करना है, डिबेट करना है। लॉ को समझने के लिए, उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने किसी नॉर्म का सहारा लेना है। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस इसको डिनाई करते थे। सो ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। और जो सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है, ये कहते हैं कि यस वी मस्ट एनालाइज द लॉ एज इट इज़, लेकिन आप उसकी वैलिडिटी के लिए कोई सोशल क्राइटेरिया भी आपको ले डाउन करना चाहिए, और सोसाइटी के अंदर रहते हुए आप उसको लॉ की गुडनेस और बैडनेस, लॉ की एप्लीकेशन या उसकी एवोल्यूशन, उस कंटेक्स्ट में आपको देखना चाहिए। ये लॉस जो स्कूल है, वैसे और भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स भी है, तो उनके डिफरेंट लेकिन उनकी तरफ हम नहीं जाते हैं। जो अदर प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज़ द रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ। ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी फेमस स्कूल ऑफ लॉ इन यूएस स्पेसिफिकली। वहाँ पे इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और इसको भी सोशोलॉजिकल स्कूल का एक एक्सट्रीम व्यू कहा जाता है, उसका एक विंग ही हम कह सकते हैं। अच्छा, ये जो रियलिस्ट है, as you can infer from the word realist, they try to be very realist in their nature or in their understanding of the law. वो कहते हैं कि लॉ जो है उसको
अंडरस्टैंड करने के लिए हमें देखना चाहिए कि इन रियल लॉ कहाँ से आ रहा है, उसकी नेचर क्या है. According to them, law is basically which is coming from the court and from the judges. उसकी एग्जांपल भी आपको इन्होंने बहुत डिबेट की हुई है. हम रियल इस स्कूल को सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे. तो इनका एम्फेसाइज मोस्टली कोर्ट्स पे होता है और जजेस पे होता है. एंड अकॉर्डिंग टू देम वो कहते हैं कि रियलिटी में लॉ सिर्फ वो होता है जो कि जजेस से आ रहा होता है. लेजिस्लेचर ने लॉ बना लिया, फाइन, लेकिन वो लॉ एक्चुअली है क्या, दैट विल बी इंटरप्रेटेड बाय द जजेस, क्योंकि जजेस का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना. सो जो इंटरप्रिटेशन लॉ की एक जज करेगा या कोर्ट्स करेंगी, दैट वुड बी द लॉ. सो इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू देम, law is not necessarily what is coming from the legislature, but it is basically what is coming from the interpretation of the court, and that is reality में law ये है according to these philosophers and this school of thought. तो जब ये डिस्कशन करते हैं अपनी रियल स्कूल ऑफ लॉ, they don't not only discuss the judgment given by the judges, but also human factor in judges or lawyers. वो कहते हैं सिर्फ जब आपने लॉ की नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, तो सिर्फ लॉ या जो जजमेंट कोर्ट ने दी है उसको अंडरस्टैंड करना भी सफिशिएंट नहीं है, बल्कि जो जज ये जजमेंट दे रहा है उसको भी आपको स्टडी करने की कोशिश करनी चाहिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए. वाई? दे से दैट ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है जजेस के डिसीजन में. और यूएस में तो दैट इज वेरी दैट्स ऑलवेज अ वेरी हॉट डिबेट कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट किए जाते हैं. रिसेंटली यू माइट हैव हर्ड, ट्रम्प के दौर में आई थिंक ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जिसने एटलीस्ट ही इज गोइंग टू अपॉइंट 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल है. जज जब अपॉइंट किया जाता है तो अमेरिकन सिस्टम में उसकी आइडियोलॉजी बड़ी मैटर कर रही होती है कि ईदर ही इज फ्रॉम द रिपब्लिकन स्कूल और फ्रॉम द डेमोक्रेटिक स्कूल. तो जो डेमोक्रेटिक नॉर्मली अपॉइंट कर रहे होते हैं वो दे ट्राई टू अपॉइंट समवन हैविंग सम लिबरल अप्रोच, सम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, तो वो अपनी आइडियोलॉजी के लोग अपॉइंट कर रहे होते हैं. और जो रिपब्लिकन्स हैं लाइक ट्रम्प्स एक्सेट्रा, दे ट्राई टू अपॉइंट द पीपल हैविंग सम कंजर्वेटिव अप्रोच टू सम एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच कहें, या जो इनका रिपब्लिकन का स्कूल ऑफ थॉट है. तो वो कहते हैं कि जब भी एक जज डिसीजन दे रहा होता है तो हमने जज के कंडक्ट को भी देखना है, उसकी आइडियोलॉजी को भी देखना है. वो कहते हैं ये भी मैटर कर रहा होता है. और लॉ की नेचर को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, एंड इन एडिशन टू दैट वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड the judges, the conduct of the judges as well. So they study the forces that influence the judges in making a particular decision. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं अपनी आर्गूमेंट के सपोर्ट में, वो कहते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, फॉर एग्जांपल जो नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, तो वहाँ क्वेश्चन ये था, वंस ही वाज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So the second question that came into before the court was whether he is disqualified for a certain period of time, for 5 years, or he is disqualified for whole of his life. तो ये एक गैप था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया that he is disqualified for lifetime. तो what they are trying to say, I mean, if I am a realist, I will be supporting my argument कि देखो पार्लियामेंट क्या कह रही थी वो मैटर नहीं कर रहा था, जो कोर्ट ने कहा और जैसे कोर्ट ने उसे इंटरप्रेट किया, that ultimately mattered.
सो इन लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लॉ है बेसिकली इन रियलिटी दैट कम्स फ्रॉम द जजेस, और जब हमने लॉ की नेचर को अंडरस्टैंड करना है तो वी हैव टू नेसेसरली अंडरस्टैंड द कंडक्ट ऑफ द जजेस, and in this way they so called call themselves to be realists. So that is the realist school of law. अब मुझे या तो आप थोड़ी सी ब्रेक दे दें, यस गिव मी 5 minutes ब्रेक, एंड फिर हम जो इस टॉपिक का जो लॉस्ट पार्ट है इट्स जस्ट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, वो हम आफ्टर 5 minutes लेट्स रीस्टार्ट एट 3 PM इंशाल्लाह। तो मैं ब्रीफली थोड़े कुछ मिनट्स में उसकी सिग्निफिकेंस आपके साथ डिस्कस करके देन वी विल एंड आवर क्लास। तो फिलहाल आई एम म्यूट। यू पीपल स्टे एंड वेट फॉर 5 minutes।
अच्छा जी, so let's have a brief discussion about the significance of jurisprudence. In fact, सर एक क्वेश्चन पूछ जी जी, सर ये जो नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया गया था, एक सेकंड में ये माइक उतार लूं। आवाज़ आ रही सर? जी जी, सर ये जो नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया गया था तो लाइफ टाइम के लिए, तो फिर ये फिर से प्रेसिडेंट के लिए कैसे नॉमिनेट हो गए थे? सर आप कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि नवाज शरीफ अब से नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते, तो ये फिर से प्राइम मिनिस्टर के लिए कैसे नॉमिनेट हो गए थे? कब नॉमिनेट हुए? नहीं हुए। सर 1993 की बात कर रहे थे ना आप? नहीं नहीं, अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी अच्छा अच्छा। रिसेंटली, जो 2017 में या 18 में डिस्क्वालीफाई हुआ है, यहाँ पे ठीक ये है सर। question है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, so what's the use of this jurisprudence? चूंकि अगर आप एक लायर हैं तो लायर क्या करता है, वो ही जस्ट he when he has to contest for the right of his client, तो वो सिंपली क्या करता है, he takes the support of a legal provision in any statute. If the statute or the case law supports the right of a client, तो वो उसको इंस्टीट्यूट कर देता है and he tries to win that. So what he is traditionally भी जो lawyers की activity होती थी, यानी even if you go back to the UK, वहाँ पे एक लायर बनने के लिए you need to be a pupil of a senior lawyer, और कुछ आप डिनर्स अटेंड करते थे जो कभी भी वहाँ पे किए जाते हैं बार एंड लॉ में, बट बेसिकली यू हैव टू बी अ प्यूपल ऑफ अ लायर, और फिर ग्रेजुअली आप एक लायर बन जाया करते थे। उस वक्त चूँकि ऐसे फॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, दैट बैक इन 1000 years बैक, तो इसे ग्रेजुअली ये डेवलप होता रहा लीगल प्रोफेशन। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम चूँकि ट्रेडिशनल भी वो एक लायर का ही प्यूपल रहा, उसकी अप्रेंटिसशिप में रहा, तो उसका मेन कंसर्न, अभी भी लॉयर्स का मेन कंसर्न प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है कि यार एक चीज़ को करना ऐसे है तो बस क्या करें। उसकी गुडनेस और बैडनेस और उसकी एकेडमिक डिस्कशन की तरफ वो जाने की ना कोशिश करते हैं, ना उनका कंसर्न होता है। जूरिस्प्रूडेंस जो है बेसिकली इट्स मोर अबाउट फिलोसफाइंग द थिंग्स, फिलोसफाइंग द थिंग, डिस्कशन अबाउट द लॉ, जो कि आपके समहाउ आपके विजन को ब्रॉड कर रहा होता है। और
अच्छा जी, सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे थे, तो एज आई टोल्ड यू कि एकेडमिक डिस्कशन नहीं करते थे, वो बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लॉयर देखते रहना। जूरिस्प्रूडेंस जो है इट्स मोर अबाउट थ्योरी, यू नो कि अच्छा लॉ होता क्या है, लॉ अच्छा है या नहीं है, ये सोसाइटी की नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये मेरी आइडियोलॉजी की या सर्टेन पीपल ऑफ की आइडियोलॉजी को वायलेट तो नहीं कर रहा, उनको सपोर्ट कर रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा। यानी आप यू गो बियॉन्ड लॉ, लॉ के अलावा आप इधर उधर जाते हैं और फिलोसफाइंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं। फिलोसफी को भी सिंपली रीजनिंग कहा जाता है। तो आप रीजन करते हैं लॉ की टर्म्स को, उसके प्रिंसिपल्स को। दैट इज द पार्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जिससे लॉयर ज़रा सा साइड पे, लॉयर कहते हैं यार प्रैक्टिकल काम की चीज़ ये है, इसको पकड़ो, केस ला उठाओ, जज के आगे फेंको, जज साहब ये देखें दिस इज़ हाउ द थिंग वाज डन प्रीवियसली, तो काइंडली मुझे रिलीफ दे दें। लेकिन आपकी रेपुटेशन, आपकी फुटिंग तब बनती है जब व्हेन यू स्टार्ट आर्गुइंग द थिंग्स, उसके सपोर्ट में आप उनको एनालाइज करने में आप एक्सेल करते हैं। Especially when you are in the superior courts, when you are a lawyer of a high court, तो वहाँ पे मोस्टली आप रूल से बियॉन्ड जा रहे होते हैं। एवरीथिंग, क्योंकि जो हायर कोर्ट्स हैं ये इनके पास काफ़ी डिस्क्रिशनल पावर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो आपको रिलीफ मिल रहा होता है वो लॉ से नहीं मिल रहा होता है, बल्कि वो आपको जनरल डिबेट, लीगल डिस्कशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वहाँ से आपको डिराइव कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यू नीड टू हैव सम एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, और सिर्फ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई कि इसको आपके LLB के पार्ट बनाया गया है। सो इट हेल्प लॉयर्स टू थिंक बिहाइंड द बेयर रूल्स ऑफ लॉ। सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में जो है सेक्शन 460 ये कहता है उस पर अथर रहना नहीं होता है, बल्कि उससे बियॉन्ड जाके ज़रा सोचें, उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करें। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए मे बी यू वुड नीड द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स के क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ इकोनॉमिक्स हो रही है, कुछ सेविंग्स हो रही हैं, सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ एनर्जी, सेविंग ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, तो आप इकोनॉमिक्स की तरफ जा सकते हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ठीक है या नहीं है, उसको आप इकोनॉमिक्स से लिंक करने की कोशिश करते हैं। सो मच सो दैट कि US में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिकल है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, इकोनॉमिकल नहीं है तो वो उस पर डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि ऑल दो द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर इकोनॉमिक नहीं है तो इसे फेंक दो, इसको वायलेट करो। ये भी एक डिबेट है लॉ एंड इकोनॉमिक्स की US में। सिमिलरली क्रिमिनल लॉ की जब आप डिबेट करते हैं कि किसी की प्रोविजंस पढ़ते हैं, तो नॉलेज ऑफ द क्रिमिनोलॉजी एंड साइकेट्री कहें या साइकोलॉजी, दैट कुड आल्सो बी रेलिवेंट कि आप अगर कोर्ट को कन्विंस कर लें कि आपका जो क्लाइंट है, जो एक्यूज्ड है, जो मर्डरर है, ही वाज अंडरगोइंग सम साइकोलॉजिकल इश्यूज, और ये अगर आप कन्विंस कर लें कोर्ट को, साइकोलॉजी को ऐड करके आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं ना, साइकोलॉजी को एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते। लॉ तो जस्ट ये कहता है इफ़ यू हैव किल्ड समवन then you will be hanged or you will be penalized. लेकिन if you try to add the psychology or the in that case कि आप म्यूट कर लें जो भी है, म्यूट योरसेल्फ। तो क्रिमिनोलॉजी डिस्कशन की हेल्प से आप जज के आगे डिबेट कर सकते हैं और वहाँ पे कोई रिलीफ, अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ ले सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली, knowing what is possession and prerequisite for claiming adverse possession, यानी
जब तक आपके पास एकेडमिक नॉलेज और डिस्कशन नहीं होगा तब तक मे बी कुछ केसेस में कोर्ट के आगे आप अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ ना ले सकें। यहाँ पे अब मैं एंड पे जाऊँगा। इफ़ यू कैन सी द लास्ट लाइन एट द ऑफ दिस स्लाइड, मेरी बैटरी लो हो रही है बट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस स्लाइड। व्हेन यू हैव टू grasp the full representation of law, तो जूरिस्प्रूडेंस आपकी हेल्प करती है। ये बेसिक आइडियाज़ और बेसिक प्रिंसिपल्स की डिस्कशन करके आपको इल्यूमिनेट करती है, आपको विजन को ब्रॉड करती है। एंड बेसिकली लॉ का और जूरिस्प्रूडेंस का जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, इट इज़ सेड टू बी दैट ऑफ अ ग्रामर एंड राइटिंग। आप जब भी कोई राइटअप कर रहे होते हैं, उस राइटअप के ज़रिए से आप कोई ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, फाइन, नो प्रॉब्लम्स। अगर ऑडियंस को कम्युनिकेट हो रहा है तो पर्पस फुलफिल हो रहा है। लेकिन इफ़ यू राइट अ ग्रामेटिकली गुड इंग्लिश, अ ग्रामेटिकली गुड राइटिंग, तो वो उसको ब्यूटिफाई करती है। तो जूरिस्प्रूडेंस भी बेसिकली इट ब्यूटिफाइज द लॉ, या जो लॉ की स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उसको ब्यूटिफाइड करने के लिए, उसमें फिलोसफिकल टच ऐड करने के लिए jurisprudence plays a role. So that is all about the introduction of jurisprudence, its lines और इसकी significance। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। हेलो उसामा। हम खुद से एंड कर दें इसको, मीटिंग को। सर का मैसेज आया है ना, उनके लैपटॉप की बैटरी वो हो गई है खत्म। उसामा अटेंडेंस ले लिए? उसामा भी नहीं है।